हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व राजनीति के 5th चैप्टर को, जो है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के जो टॉपिक हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, सीधे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, ये मैंने हेडिंग डाली है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि नेपाल में राजतंत्र का वर्णन कीजिए। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेपाल में जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार से स्थापित हुआ, ठीक है। तो हमें लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बताना पड़ेगा कि नेपाल में पहले स्थिति कैसी थी, ठीक है। नेपाल की जो स्थिति थी वो कैसी थी, तो हम देख लेते हैं। नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो अतीत से, यानी पुराने टाइम पे ही बात करेंगे हम, तो नेपाल पहले से ही एक हिंदू राज्य था। यहाँ पर जो राज्य था वो हिंदू मान्यताओं को, उनकी परंपराओं को मानता था। तो प्योरली अगर नेपाल को अगर हम माने तो वो एक हिंदू राष्ट्र या राज्य था, ठीक है, एक ही बात है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आधुनिक काल आता गया, तो कई सालों तक यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, ठीक है। कैसा राजतंत्र स्थापित किया गया? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये संवैधानिक राजतंत्र है क्या। संवैधानिक राजतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है, जिस देश में भी होती है, उसकी एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था होती है जिसका प्रमुख क्या होता है? राजा होता है। जिसका प्रमुख क्या कहलाता है? राजा कहलाता है। अब राजा को भी सीमित करने के लिए, उसकी शक्तियों को, उसके मनमाने जो अधिकार होते हैं उनको सीमित करने के लिए भी एक संविधान होता है, ये कानून होता है, ठीक है। राजा के लिए भी कानून और संविधान होता है, वो अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे तंत्र को हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं, जिसका मुखिया राजा होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए कुछ कानून होते हैं या संविधान होता है। और वो जो कानून है और वो जो संविधान है वो लिखा हुआ भी हो सकता है और बिना लिखा हुआ भी, यानी लिखित और अलिखित कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी आप विश्व में देखेंगे, जब भी संवैधानिक राजतंत्र आया है, या हम इसे राजशाही भी कह सकते हैं, ठीक है, राजशाही, जब भी विश्व में राजशाही देखने को मिली है तो वहाँ पे देखा गया है कि राजा ने कुछ शक्तियों का प्रयोग अपने मनमाने तरीके से किया है, ठीक है। जो कानून थे उनको साइड में रख के अपने हिसाब से भी बहुत सारे व्यवस्थाएं बनाई हैं और अधिकार जमाया है राजा ने। तो नेपाल की स्थिति भी ऐसी थी, जब यहाँ पर बहुत सालों तक क्या होने लग गया? राजशाही का दबदबा होने लग गया। अब इसके बाद क्या होता है? जब संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पे स्थापित है और राजा है, ठीक है, राजा है, राजतंत्र है, तो इसके बाद क्या होता है? नेपाल में सेना भी स्थापित होगी, सेना का गठन भी होगा। तो नेपाल में सेना भी थी और राजा भी था। तो राजा ने क्या किया? सेना भी किसका कहना मानती थी? राजा का कहना मानती थी। तो राजा ने क्या किया? सेना के साथ मिलकर पूरे शासन व्यवस्था पर, नेपाल की पूरी शासन व्यवस्था पर अपना जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो स्थापित कर दिया नेपाल में। और मोहर लगा दी एक और चीज की, क्या? कि अब नेपाल में राजशाही ही रहेगी, ठीक है। और लोगों की जो मांगे थी कि लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, उस लोकतंत्र के मांग के रास्ते को बीच में ही रोक दिया, ठीक है। उसकी राह को उसने क्या कर दिया? अवरुद्ध कर दिया। अब आप कहेंगे लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। वो अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, बशर्ते कि वो देश को कोई नुकसान न पहुंचाएं। बाकी वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें लोकतंत्र में मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। साथ ही साथ आप राज्य पे अधिकार कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमारी हैं तो हमें मिलनी चाहिए। ये लोकतंत्र है।
लेकिन राजा ने क्या कर दिया है, यहाँ पर अपना नियंत्रण कर दिया है, तो उसने लोकतंत्र की राह को क्या कर दिया, अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जब पड़ोसी देशों में नेपाल के लोग देखते होंगे कि यहाँ पर दूसरे देशों में लोकतंत्र है, तो धीरे धीरे जो आम जनता है उसने लोकतंत्र की मांग के लिए आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब राजा को ऐसे कंडीशन में जब जनता के सामने कैसे कैसे भी राजा हुए हैं उनको झुकना पड़ा है, तो राजा ने क्या किया, 1990 में एक नई लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मान लिया, लोगों की बात को मान लिया कि हाँ लोकतंत्र नेपाल में होना चाहिए। ठीक है, राजा ने मान लिया है। इसके बाद ही क्या होता है 1990 में, यानी आप कहेंगे कि आप देखेंगे कि नेपाल में लोकतंत्र एक प्रकार से स्थापित हो गया है। कब, 1990 में। ठीक है, आगे आप अभी देखिए कि स्थापित हो चुका है 1990 में लोकतंत्र। अब इसके साथ क्या होता है, 1990 के दशक में ही नेपाल में माओवादी अनेक हिस्सों पर अपना प्रभाव जमाने में कामयाब रहते हैं। ठीक है, नेपाल का एक जो हिस्सा होता है वहाँ पर जो माओवादी होते हैं वो अपना कब्जा कर लेते हैं अपनी विचारधाराओं से। ठीक है, बहुत सारे लोग माओवादी बन जाते हैं, यहाँ पे माओवादी विचारधारा से जुड़ जाते हैं। तो माओवादी मैं आपको समझा देती हूँ साधारण शब्दों में। जो माओवादी होते हैं वो ऐसे समूह या लोग होते हैं जो कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ शेतुंग ये सब विचारक हैं और इनकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं। ये लोग जो होते हैं, ये समूह जो होते हैं, ये इन विचारकों को फॉलो करते हैं। ठीक है, इनकी जो मान्यताएं हैं, इनके जो विचार हैं, इनके काम करने का तरीका है, इनकी जो शासन प्रणालियां हैं, इन सब बातों को मानने वाले लोगों को क्या कहते हैं, माओवादी कहते हैं। और माओवादी विशेषतः जो माओ शेतुंग थे उनकी विचारधाराओं को मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, माओवादी कहा जाता है। जो माओवादी होते हैं उनका मानना था कि नेपाल में जो पहले राजशाही थी और जो वर्तमान में लोकतंत्र भी स्थापित हो गया है, वो जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। माओवादी ऐसा समझते हैं नेपाल में। ठीक है, उन्होंने कहा जो वर्तमान और पहले की सरकारें हैं वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए माओवादी चाहते हैं कि एक ऐसा शासन व्यवस्था हो जिसमें स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था हो और गरीब लोगों का शोषण न हो। एक जो आम आदमी है उसको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए, ये माओवादियों की मांग थी। ठीक है, कुल मिला के माओवादी चाहते थे कि किसी का भी शोषण न हो, अगर हित होना है तो सबका एक जैसा हो, और जो वर्तमान शासन व्यवस्थाएं हैं इन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक दो, इनकी जगह में एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था स्थापित कर दी जाए। ठीक है, और जो माओवादी थे ये अपना युद्ध कैसे लड़ते थे, गुरिल्ला स्टाइल में लड़ते थे, यानी इनके युद्ध करने का तरीका अलग था। रात के समय में युद्ध करते थे और पेड़ों में छुपकर युद्ध करते थे। ठीक है, तो अब क्या होता है, राजा की सेना और जो माओवादी गुरिल्ले हैं इनके बीच हिंसक लड़ाई स्टार्ट हो गई। ठीक है, इनके बीच क्या स्टार्ट हो गई, हिंसक लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई राजा की सेना के बीच और माओवादी जो गुरिल्ला स्टाइल में वो लड़ाई करते थे। ठीक है, माओवादी गुरिल्लों के बीच में। अब क्या होता है कि नेपाल में जो स्थिति हो जाती है वो त्रिकोणीय स्थिति हो जाती है। नेपाल की अगर हम स्थिति को देखें तो नेपाल में तीन चीजें देखने को मिलती हैं। आंदोलन शुरू हो जाते हैं, किस किस के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है, किस किस के बीच, पहले लोकतंत्र समर्थकों के बीच, दूसरा राजा की सेना और तीसरा माओवादियों के बीच। यानी अब जो नेपाल में संघर्ष हो रहा है वो त्रिकोणीय संघर्ष है। एक तरफ लोकतंत्र समर्थक, अब आप कहेंगे कि जब 1990 में नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है तो अब लोकतंत्र समर्थक क्यों अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी राजा का दबदबा यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ था। राजा ने जो सेना पे कब्जा था वो अभी बना के रखा था, थोड़े बहुत तरीके से लोकतंत्र की मांग को माना था और वो मतलब प्रॉपर तरीके से लोकतंत्र नहीं चल रहा था। तो लोगों का हमेशा आंदोलन रहा कि प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी नेपाल में ला दी जाए। ठीक है, साथ ही साथ राजा की सेना लड़ रही थी इनके साथ और माओवादियों के साथ। जो ये स्थिति थी वो कैसी थी, त्रिकोणीय स्थिति थी। ठीक है, संघर्ष था। जबकि मैंने आपको बताया 1990 में ही लोकतंत्र नेपाल में स्थापित हो चुका था, उसके बावजूद भी लड़ाइयाँ चल रही थी।
लेकिन 1990 में जब लोकतंत्र नेपाल में स्थापित हो जाता है, उसके बाद मात्र 12 वर्षों तक नेपाल में लोकतंत्र रहता है। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। और 2002 में, ठीक है, 12 वर्ष बाद 2002 में राजा जो थे उस समय ज्ञानेंद्र थे, उन्होंने क्या कर दिया, फिर से संसद को भंग कर दिया। ठीक है, उन्होंने फिर से क्या कर दिया, संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। ठीक है, और नेपाल में जो बचा खुचा लोकतंत्र था थोड़ा बहुत, राजा ने उसको भी समाप्त कर दिया। अब बहुत प्रॉब्लम होने लग गई। नेपाल में जो लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल चल रहा था वो बहुत समस्याओं से भरा था। छोटा कार्यकाल था, मात्र 12 साल का, और उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई। अब क्या होता है कि नेपाल की जनता तो मानेगी नहीं, ठीक है, माओवादी भी मानेंगे नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। माना कि राजा ने फिर से वहां पे क्या कर दी है, लोकतंत्र समाप्त करके राजशाही स्थापित कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि नेपाल में लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। लोगों ने अपनी मांग को हमेशा जारी रखा। ठीक है, लोकतंत्र के समर्थन में वो हमेशा रहे। और 2008 में क्या होता है, नेपाल में राजशाही की समाप्ति हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, 2008 में नेपाल में राजशाही की पूरी तरीके से समाप्ति हो जाती है, जो नेपाल में 240 वर्षों से चली आ रही थी। ये परंपरा समाप्त हुई और 2008 में नेपाल में संविधान सभा का गठन हुआ, और ऐसी संविधान सभा का गठन हुआ जो नेपाल के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, अब जब संविधान का निर्माण होने लग गया तो मैंने आपको बताया था कि राजा था। पहले जब राजशाही थी तब राजा था। राजा केवल अकेले ही देश का सर्वे सर्वा नहीं था, उसके साथ कुछ लोग भी थे। ऐसे लोग आज भी वर्तमान में आपको देखने को मिलेंगे और पहले भी थे, जो क्या करते थे, राजा का भी फायदा उठाते थे और जनता का भी शोषण करते थे, और हमेशा राजा की गुड बुक में बने रहते थे और अपना फायदा उठाते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, कुछ ही लोग ऐसे होते थे जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में अभिजन वर्ग, यानी एलिट क्लास जो होती है। कुछ गिने चुने लोग होते थे और अमीर कैटेगरी में हम उन्हें रख सकते थे, जो सत्ता का पूरा प्रयोग करते थे राजा के साथ साथ। अब संविधान जब बनने लग गया तो वही लोग, वही जो ये कुछ लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जो राजा के साथ रहते थे। तो इन लोगों ने कहा कि संविधान तो आप लोग बना लो, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी आप लोग बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेपाल में राजा का पद जो है वो कायम रखना जरूरी है, ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे। ठीक है, नेपाल क्या है, अपनी अतीत से जुड़ा रहे राजा के पद से, जो कि बिल्कुल बेकार बात है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था कि अगर राजा का पद रहेगा तो हम अतीत से जुड़े रहेंगे, ये कोई बात नहीं थी। राजा फिर से किसी दिन भी सेना के साथ मिलके फिर राजशाही स्थापित कर देगा। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना था, जो कि नहीं स्वीकारा गया। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप देखेंगे, जो माओवादी थे वो चाहते थे, लोकतंत्र समर्थक तो लोकतंत्र पूरा चाहते थे, ठीक है, कि लोकतंत्र तरीके से स्थापित किया जाए, क्योंकि बार बार इतने आंदोलन और ये जो आंदोलन होते हैं नॉर्मल नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती हैं। कई पीढ़ियां जो होती हैं उनका पूरा समय आंदोलनों में ही चला जाता है, उनका जीवन जो होता है आंदोलनों में ही समाप्त हो जाता है। तो अब चाहते थे जो नेपाल के लोग कि नेपाल में पूरी तरीके से क्या हो, संवैधानिक व्यवस्था हो और संविधान का निर्माण हो, साथ ही साथ लोकतंत्र स्थापित हो। साथ ही माओवादी भी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना हो, यानी समाज के प्रत्येक जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सामाजिक स्थिति को सुधार दिया जाए, उनके जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो। साथ ही हमारी जो इकोनॉमिकल रिस्ट्रक्चर हमारा किया जाए देश का, ये सारे कार्यक्रम जो हैं वो शामिल किए जाएं नए लोकतंत्र और हमारे संविधान में। ठीक है, काफ़ी मतभेद हुआ, माओवादी भी मान गए थे, और माओवादी पूरी तरीके से तो शायद कभी भी नहीं मानेंगे, चाहे वो इंडिया में है या नेपाल में है, और वो कभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। लेकिन फिलहाल नेपाल की जो कंडीशन थी वहाँ पर वो सहमत हो गए थे कि जब लोकतंत्र स्थापित हो रहा है उनकी शर्तों के साथ। ठीक है, तो काफ़ी मतभेद के बाद क्या होता है, 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया, और इसी के साथ जो नेपाल है वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। ठीक है,
लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो जब ये क्वेश्चन आएगा आपके पास कि नेपाल में किस प्रकार से लोकतंत्र स्थापित हुआ, वर्णना कीजिए या विवेचना कीजिए, एक्सप्लेन करें इसे, तो आप इनको पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के पूरे नंबर देगा। ठीक है, अगर आप सही पॉइंट्स लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे मैथ साइंस में पूरे नंबर मिलते हैं ना, ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें भी पूरे नंबर मिलते हैं, बशर्ते आपने इसको सही तरीके से लिखा है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन आता है, भारत और नेपाल के संबंधों का वर्णन कीजिए। ठीक है, या भारत नेपाल के संबंधों को बताइए। तो आपने बताना है भारत और नेपाल के संबंध पहले कैसे थे, क्या स्थितियां हैं उनकी, और भविष्य में कैसा होगा, ये सब आपको बताना है। पॉइंट वाइज बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैप में नेपाल की जो लोकेशन है, स्थिति को। ये है आपका इंडिया, ये नेपाल और ये चाइना। ठीक है, नेपाल जो है वो भारत के उत्तर में स्थित एक छोटा सा देश है। भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक जो संबंध थे वो आदिकाल से, पुराने समय से ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में। साथ ही नेपाल की एक खासियत है कि नेपाल एक बफर स्टेट है। क्या है? बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा नेपाल एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट का मतलब है यहाँ पर एक ऐसा देश या ऐसा राज्य जो दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में हो। ठीक है, और नेपाल की कंडीशन भी इस समय, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो भारत और चाइना जैसी दो महाशक्तियों के बीच में स्थित है। तो ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं? बफर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर स्टेट, जो क्या है, दो महाशक्तियों के बीच में पावरफुल कंट्री। ठीक है, एक तो इनका क्या है, इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा है, और एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी ये दोनों देश नेपाल से बहुत बड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में नेपाल क्या है, एक बफर स्टेट है। ठीक है, आप कहेंगे ऐसे तो बहुत सारे देश होते हैं। हाँ बिल्कुल हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में हैं, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं कि एक साइड तो उनके बड़े देश होंगे लेकिन दूसरी साइड छोटे देश हैं। लेकिन नेपाल की कंडीशन में ऐसा है कि दोनों साइड क्या है, बड़े देश हैं, इसीलिए नेपाल क्या है, एक बफर स्टेट है। ठीक है, साथ ही अगर आप देखेंगे नेपाल के जो लोग हैं वो बिना वीजा के, ठीक है, यानी दोनों देशों के जो नागरिक हैं बिना वीजा के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। ठीक है, उन्हें वीजे की आवश्यकता नहीं है दोनों देशों में। और आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे नेपाल के जो नागरिक हैं वो भारत में नौकरी करने के लिए आते हैं, और बहुत सारा काम, चाहे आप उत्तराखंड की बात करें तो चारधाम यात्राओं में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नेपाली लोग काम करते हैं, और उनकी अर्थव्यवस्था की अगर आप बात करें तो बहुत सारी भारत पे डिपेंड है उनकी। ठीक है, तो नेपाल के लिए भारत जस्ट लाइक अमेरिका। ठीक है, ऐसे मैं मजाक में कह रही हूँ, लेकिन अमेरिका की तरह नेपाल सोचता है कि भारत है, क्योंकि वो रोजगार नेपाल को दे रहा है भारत काफ़ी मात्रा में। ठीक है, और साथ ही मैंने कहा कि नेपाल एक क्या है, बफर स्टेट भी है, वो मैंने आपको समझा दिया है मैप के थ्रू। भारत और नेपाल के बीच में शुरू हो चुकी है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, आप जानते हैं उत्तराखंड यानी हम भारत कह सकते हैं, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, या इसको बड़े फॉर्म में अगर देखें तो भारत और नेपाल के बीच में क्या है, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है। साथ ही नेपाल के लुम्बिनी वही स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज, एक विश्व स्तरीय संस्थान कंप्लीट होने वाला, तैयार होने वाला है, जिसमें भारत का योगदान भी बहुत मात्रा में है। ठीक है, भारत ने बहुत सारा योगदान इस संस्थान को खोलने में दिया है, जिसमें लोग जो पर्यटक हैं और बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बहुत सारे लोग क्या होंगे, नेपाल में जाएंगे, इंडिया से भी, ये पूरे विश्व से। तो नेपाल के लिए एक अच्छी चीज़ है ये, जिसमें मदद की है भारत ने। साथ ही अगर आप देखेंगे 2015 में नेपाल में एक बहुत विनाशकारी भूकंप आया था, जिसकी जैसी भूकंप आया था भारत मदद के लिए सीधे दौड़ा था। ठीक है, और भारत ने नेपाल की इसमें एक बड़े स्तर पे मदद की थी।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे है कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो भारत में बहुत सारा इन्वेस्ट करती हैं। तो नेपाल में भारतीय कंपनियां अपने एफटीआई का 40% जो है वो इन्वेस्ट करती हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कितने परसेंट होता है? 40% होता है। साथ ही भारत और नेपाल के बीच एक रक्षा सहयोग चलता है जिसका नाम है सूर्य किरण अभ्यास। ठीक है, भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में रक्षा सहयोग है जिसका नाम है सूर्य किरण अभ्यास। लेकिन बहुत सारे ऋण भारत क्या करता है, नेपाल को बहुत सारे ऋण, बहुत सारी मदद करता है। हर काम में नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। लेकिन स्थिति तब बिगड़ती है जब नेपाल में किसका प्रभाव देखने को मिला है? चीन का प्रभाव देखने को मिला है। नेपाल ने क्या किया? नेपाल ने हमेशा से, आप देखेंगे पहले से ही नेपाल ने दोनों देशों का भरपूर फायदा उठाया है। जब उसको ज़रूरत होती है वो उस देश के साइड हो जाता है क्योंकि वो एक बफर स्टेट है और दोनों देशों का फायदा बखूबी वो उठा सकता है। ठीक है, अब आप देखिए 2017 में क्या हुआ। चीन ने नेपाल के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम आपके यहाँ सड़कों का निर्माण करवाएंगे, हवाई अड्डे बनवाएंगे और जो आपका बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, तो नेपाल ने कहा ठीक है, आप ऐसा क्यों करेंगे? तो चीन ने बोला कि हमारी एक रोड जाती है, एक हमारी योजना है। ठीक है, BRI, ये है बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव जो योजना है, इस योजना में आप शामिल हो जाइए और ये सारी चीज़ें हम नेपाल को करके देंगे। तो नेपाल ने ओके कर दिया 2017 में कि चीन, हम आपकी इस परियोजना से जुड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप नेपाल में कर दीजिए। ठीक है, अब चाइना के पास तो बहुत सारा वो है, प्रोडक्ट है, उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। जितना देश है उतना कंज्यूम तो वो कर चुका है, बाकी चीज़ों को अब चाइना कहाँ रखेगा? तो चाइना ने अपनी एक परियोजना बनाई है ताकि वो देशों को जोड़े उस माध्यम से और व्यापार कर सके। ठीक है, और नेपाल भी उसका एक क्या हो गया है, भाग हो गया है 2017। नेपाल जब इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो चुका है तो भारत का विरोध करना भी जायज़ है। भारत इसका विरोध कर रहा है, नेपाल को कह रहा है कि आप इसका हिस्सा ना बने। लेकिन मैंने आपको कहा है कि नेपाल बहुत स्मार्टली गेम खेल रहा है। वो भारत को कह रहा है कि ठीक है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन एक साइड से वो काम भी वहाँ पे स्टार्ट हो रखा है। ठीक है, अब स्थिति तब गंभीर हो जाती है जब नेपाल ने 2019 में अपना एक नया राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप प्रकाशित किया। ठीक है, नेपाल ने 2019 में क्या किया, अपना एक राजनीतिक मैप प्रकाशित कर दिया। अब इसके पीछे की रणनीति देखिए कि नेपाल के पीछे क्या है, पूरा सपोर्ट किसका है? चीन का पूरा सपोर्ट है। ठीक है, तो अभी नेपाल ने भी क्या किया, हमें आंखें दिखाने स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि नेपाल दोनों का फ़ायदा उठाना चाहता है। मैं हमेशा कह रही हूँ ये चीज़, दोनों का फ़ायदा उठाना चाह रहा है और बहुत डिप्लोमेटिकली गेम खेल रहा है नेपाल। उसने क्या किया 2019 में, उत्तराखंड के जो काला पानी वाला हिस्सा है और लिम्पियाधुरा है, लिपुलेख है, उसके साथ साथ बिहार में जो चंपारण जिला है उसको अपने मानचित्र में शामिल कर दिया। ठीक है, नेपाल ने क्या कर दिया, अपने मानचित्र में इन सारी जगहों को लोकेट कर दिया, दर्शा दिया। आज तक तो नेपाल ने ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन वो जानता है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, चाइना खड़ा है, तो इसलिए मैं अपनी मनमर्जी यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भारत ने इसका विरोध किया, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं हुई और ये इश्यू बहुत लंबा चला कि आखिर नेपाल ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, उसके बाद नेपाल ने इसमें सुधार किया, लेकिन नेपाल का भी हम कोई भरोसा इस चीज़ में नहीं कर सकते हैं क्योंकि चाइना का दबदबा, अब जो चाइना की परियोजना है नेपाल उससे जुड़ चुका है तो हमेशा रहेगा। ठीक है, लेकिन भारत और नेपाल के बीच जो आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है उनका विकास तो तीव्र गति से हो रहा है, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो नेपाल है ना, उसके और भारत के जो राजनीतिक संबंध है उनमें स्टेबिलिटी, उसमें उसमें स्थिरता तब आएगी जब नेपाल में जो है राजनीतिक स्थिरता हो, जो नेपाल है वहाँ पे लोकतंत्र प्रॉपर तरीके से बना रहे, साथ ही साथ नेपाल में चीन का जो दबदबा है वो कम रहे, चीन का जो प्रभाव है वो कम रहे, तभी भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो अच्छे रहेंगे।
ठीक है। वैसे वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करें, तो संबंध व्यापार की वजह से सब देशों के साथ अच्छे ही रहते हैं, लेकिन कुछ एकाध देश ऐसे हैं जिनका समय समय पर क्या होता है, अगर उनको दूसरे देश की सह मिलती है तो सपोर्ट मिलता है, तो वो दूसरे पड़ोसी देशों को परेशान करते हैं। अदरवाइज जो वर्तमान जो दुनिया है, जो विश्व है, वो ग्लोबल वर्ल्ड है, ठीक है, ग्लोबल है, जहाँ व्यापार के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और नेपाल और भारत के रिश्ते भी उनमें से एक है। तो बच्चों, आपने देखा जो ये था दूसरा हमारा क्वेश्चन, भारत और नेपाल संबंध, ये हमने पूरा डिस्कस किया। आपको एज इट इज़ ऐसा ही लिखना है पॉइंट वाइज। अगर आपको एक्स्ट्रा इसमें और भी कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया अगर आप इसको अच्छे से लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे उसमें भी, ठीक है। तो हमने ये 2 क्वेश्चन आज कंप्लीट करे हैं। एक कि नेपाल में लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित हुआ, दूसरा भारत और नेपाल के संबंध कैसे थे और कैसे हैं वर्तमान में, ये भविष्य में कैसे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप नए हैं और चैनल से अभी जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।